हेलो एवरीवन। आज सीडीएस सेकंड 2025 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिले उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उनकी आंसर की मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की क्या हो सकती है, मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की क्या हो सकती है। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। हालांकि पेपर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो थोड़ा सा लेंदी पेपर था, वो कैप के पोर्शन में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली होगी। रीडिंग वाले पोर्शन में PQRS थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसने दिए हैं। एक और सेगमेंट S1 S6 वाला इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उसने स्टेटमेंट को किस तरीके से कंट्राडिक्टरी है या फिर सपोर्टिव है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। आइए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बायलैटरल की जगह कौन सा वर्ड यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? इम्पार्शियल, इंटरमिटेंट, पेरिलस या फिर बाई पार्टीसन, है ना। अब एक एक पहले तो मीनिंग समझिएगा इसका। द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेवरदलेस फिर भी टुक अ बायलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट में वो बायलैटरल पोजीशन लेती हैं, ये कहना चाह रहा है। बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, ये वाली बात आप जानते हो। इम्पार्शियल पहला वर्ड है आपका इम्पार्शियल, निष्पक्ष जिसको बोलते हो आप, बिना बायस के। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक करके, है ना। पेरिलस मीन्स होता है डेंजरस। और बाई पार्टीशन के बारे में बात करें तो दो पॉलिटिकल पार्टी जो किसी चीज़ को लेकर के इन्वॉल्व हैं लेकिन उनके इश्यूज आपस में बहुत ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे को नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं। आप ये कह सकते हो इन्वॉल्विंग दी एग्रीमेंट ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी दैट नॉर्मली अपोज ईच अदर, है ना। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी बाई पार्टीशन। बाई पार्टीशन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर रिप्लेस कौन करेगा बायलैटरल को? दैट विल बी बाई पार्टीशन। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, और कह रहा है इनडेफिनेट, यहाँ पर कौन रिप्लेस करेगा? ऑल्दो शी हैड सैम्पल्ड फूड फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द फूड कोर्ट, शी रिमेन्ड टुवर्ड्स द culinary फेयर ऑन ऑफर। यद्यपि सभी रेस्टोरेंट से जो फूड है वो सैंपल देखने को मिले उसको, है ना, फिर भी वो कैसी है, फिर भी सी रिमेन्ड है इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अभिमानी है, एरोगेंट है। इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है। इम्पेरिल्ड, इम्पेरिल मतलब खतरे में डालना होता है। जैसे वर्ड पेरिल आप पढ़ते हो, पेरिल मीन्स होता है खतरा, और इम्पेरिल्ड खतरे में डालना। और डिसइन्वेस्टेड, इन्वेस्ट का अपोजिट है, इन्वेस्टेड का अपोजिट है। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना, डिसइन्वेस्टेड तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, विड्रॉ कर लेना। आप ये कहते हो आपने कहीं पर कोई, है ना, मनी इन्वेस्ट किया है, फिर आप उसको डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, है ना। और यहाँ क्वेश्चन देखो, आल्दो एक कंट्राडिक्टरी कंजक्शन होता है। तो यद्यपि सभी जगह से, सभी रेस्टोरेंट से, फूड कोर्ट से उसको सैंपल देखने को मिले, फिर भी वो कैसी है, इनडिफरेंट है, उदासीन है ना। नेक्स्ट कह रहा है द एटीट्यूड ऑफ द व्हेल्स वॉज मार्क्ड बाई एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हॉस्टाइल वाली फीलिंग। एंटीपैथी का मतलब होता है हॉस्टाइल वाली जो फीलिंग है टुवर्ड्स द मैरिन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। तो कह रहा है एटीट्यूड जो वेल्स का है वो मार्क किया जाता है कैसा, एंटीपैथी, है ना, बहुत ही हॉस्टाइल। मैरिन लाइफ को की बात करें तो उसमें उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही हॉस्टाइल होता है। सिंपैथी सहानुभूत होता है, एम्पैथी सहानुभूत होता है, बट नियर एंड डियर वन के लिए है तो उसको एम्पैथी बोलते हो आप। इंडिफरेंस उदासीनता होती है, और एनिमस इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। एनिमस मीन्स होता है हॉस्टाइल होना। तो एंटीपैथी को डायरेक्ट जो रिप्लेस करेगा दैट विल बी एनिमस, है ना। इस सेगमेंट को थोड़ा सा डिजाइन करने में काफ़ी टाइम लग गया, दैट इज वाई थोड़ा सा डिले होकर के आपको सेगमेंट मिल रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने वैसे नहीं किया है। हालांकि लास्ट वाले क्वेश्चन ही क्रॉप करके रखे हैं, बट आपको पूरे प्रॉपरली PPT के फॉर्म में, सो दैट एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आए। द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू क्रैश इन द शेयर मार्केट। अब एक वर्ड है रेंडर, रेंडर का मतलब होता है किसी सिचुएशन में डाल देना। तो फैमिली को किसी सिचुएशन में डाल दिया, कह रहा है ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर, कि शेयर मार्केट में जो क्रैश हुआ उसकी वजह से जो फैमिली है वो किसी सिचुएशन में पड़ गई। किस सिचुएशन में? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी जिसको कहते हो आप, है ना। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर वाली जो स्टेट है, इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। और एक वर्ड है यहाँ पर अगला इंट्रांसिजेंट,
मीन्स होता है अनविलिंग, इसके बारे में बात करोगे तो मीनिंग हो जाएगा अनविलिंग या रिफ्यूजिंग समथिंग। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोध में, एंग्री, गेटिंग एंग्री, है ना, ये हो जाएगा टू गेट एंग्री। और अपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन। तो यहाँ पर कह रहा है चूंकि शेयर मार्केट में क्रैश हुआ है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही पुअर स्टेट में जा पहुंचे, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस इन हिज पर्सनालिटी। तो उसने बहुत ही जबरदस्त अपना कह रहा अपने जो टेम्परेंस है वो बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है अपने पर्सनालिटी में, दैट ही वाज इम्पेशेंट इन हिज डीलिंग विथ हिज विसिट्यूड ऑफ लाइफ, है ना। तो अब कोई व्यक्ति है जिसने अपने टेम्परेंस को बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है, ये कहना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, दैट ही वाज, क्योंकि ही वाज इम्पेशेंट मतलब होता है किसी के आवेग में आ जाना, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा डिसपैशनेट। और डिसपैशनेट का मीनिंग क्या होता है, नॉट इन्फ्लुएंस। जैसे इम्पैशनेट का मतलब होता है इजिली इन्फ्लुएंस्ड, और डिसपैशनेट का मतलब हो जाएगा इजिली नॉट इन्फ्लुएंस्ड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड। तो आसानी से, क्योंकि उसका टेम्परेंस बहुत अच्छा है, उसने अपने टेम्परेंस को बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया है, ठीक है, तो इस वजह से वो आसानी से किसी की डीलिंग में नहीं आता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक वर्ड है आपका परफंक्टरी। परफंक्टरी की बात करें, जैसे बाकी वर्ड देख लेते हैं पहले। जैसे ये है डिवोल, डिवोल करने का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफर पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कह सकते हो ट्रांसफर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को दूसरे को देना। डिसएम्बिग्यूटेड, अच्छा एम्बिग्यूटेड आपने पढ़ा होगा कि जो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, ये वर्ड बहुत डिस्कस करता है आपसे। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है फुल ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है। इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है द्विअर्थी जिसके दो मीनिंग है, एंड सेकंड जो मीनिंग होता है दैट इज नॉट क्लियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पर कह रहा है डिस लग रहा है तो अपोजिट बन गया। इट मीन्स जो चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है, जो कंफ्यूजन को क्लियर करे, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन गया, दैट विल बी फर्स्ट, है ना, दैट विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपने एक एक ऑप्शन को नहीं अच्छे से क्लियर किया तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती थी, है ना। जैसे ये है पहला पार्चमेंट। पार्चमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी की स्किन से बना हुआ कोई पत्र है, लेटर है ना, उसको बोलते हो आप पार्चमेंट। चर्म पत्र हिंदी में कह सकते हो, है ना। जैसे ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, पैलिम्पेस्ट। अब पैलिम्पेस्ट का मतलब क्या होता है, पैलिम्पेस्ट का मतलब होता है ओरिजिनली ऑफर्स टू अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन विच द ओरिजिनल राइटिंग वॉज ऑफ बट ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड राइटिंग स्टिल रिमेन्ड। अब आपको हो सकता है ये वाली बात ना समझ में आ रही हो, तो मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि मैंने कहा कोई मैन्युस्क्रिप्ट है ना, कोई ओरिजिनल राइटिंग है जिसको वॉश करके कोई मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की गई है, लेकिन जो पुरानी राइटिंग है उसके ट्रेसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, ये होता है पैलिम्पोस्ट। पेस्टिज क्या होता है, पेस्टिज होता है कि एक तरीके से मिक्सचर ऑफ वर्क्स, आप ये कह सकते हो मिक्सचर ऑफ वर्क्स। वर्क्स मतलब यहाँ पर साहित्य से, लिटरेचर से है, तो उनका कलेक्शन, उसको पेस्टिज बोलते हो। और एक वर्ड और आता है मॉन्टेज, है ना, तो इसको आप कह सकते हो मैनी सेपरेट थिंग्स पुट टुगेदर, बहुत अलग अलग चीज़ों को, जैसे कई तरीके की मूवीज है, फिल्म्स है, उनमें कई सारे पिक्चर को एक जगह रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड मॉन्टेज, उसको मॉन्टेज बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, पोस्ट स्क्रिप्ट को कौन डिफाइन कर पाएगा। द डॉक्यूमेंट वॉज डिसर्न टू बी अ पोस्ट स्क्रिप्ट वेयर क्लियरली एन अर्लियर मैन्युस्क्रिप्ट हैड बीन अ न्यू वन। तो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को नए से बदल दिया गया, और यही वाली बात आप किस में कर रहे थे, पैलिम्पेस्ट में कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, उसको उस पर आरोप लगाया गया, फॉर हैविंग कॉपीड समवन, अच्छा किसी दूसरे के वर्क को कॉपी करके खुद का बताना, इसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। साहित्यिक चोरी बोलते हैं इसको, किसी के साहित्य की चोरी कर लेना। जैसे आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है कि कोई किसी भी कंटेंट चोरी कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेजियरिज्म। जैसे एक वर्ड और है इसमें, स्पूनरिज्म। स्पूनरिज्म का मीनिंग क्या होता है, शब्दों में हेर फेर कर देना, वो स्पूनरिज्म होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेजियरिज्म।
आगे चलता है, द डोमिनेटिंग मैनेजर बिहेव्ड इन पैटर्नल मैनर विथ हिज सबॉर्डिनेट, है ना, अलाउिंग देम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। तो उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, पैटर्नल तरीके से, पैटर्नल मैनर। पैटर्नल मैनर मतलब यहाँ पर हो जाएगा पैटर्नलिस्टिक मैनर, इट मीन्स पिता की तरीके, है ना। ओके, पेटुलेंट का मतलब कैसा होता है, बहुत ही इरिटेटिंग पर्सन होता है। पेटुलेंट के बारे में बात करोगे तो जो इजली बैड टेम्पर्ड है, आसानी से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है इजली, उसको आप बोलते हो पेटुलेंट। प्रीजम्पशस, इसका मतलब होता है बहुत ही ढीठ टाइप का पर्सन, है ना, जो चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। और प्रिम का मतलब होता है बिहेविंग इन अ प्रिसाइज मैनर, है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हो कैजुअली या फॉर्मली तरीके से बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड प्रिम। यहाँ पर पैटर्नल के लिए करेक्ट आंसर ये आ जाएगा पैटर्नलिस्टिक। अगर आपने ये किया तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मस्ट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा निराशा है, द टीम लीडर स्पेयर्ड टू मोर देन अ रिफ्लेक्टिव ग्लांस एट द ड्रॉप्ड प्लान ड्रॉन अप बाय हिज टीम। यहाँ पर है परफंक्चरी, प्रेसाइज, इंगेजिंग या फिर एग्रेजियस। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, एक एक चीज को ध्यान से देखना। कह रहा है मस्ट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा निराशा की वजह से जो टीम लीडर है ना, स्प्रेड नो मोर देन रिफ्लेक्टिव ग्लांस। अब यहीं से आइडिया क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट होने पर इंगेजिंग वाली बात। एग्रेजियस का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली शॉकिंग। वैसे वर्ड ग्रेक से बना है, ग्रेक का मतलब ग्रुप होता है, ई का मतलब आउट होता है। एग्रेजियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली शॉकिंग। प्रिसाइज तो आपको पता ही है। और परफंक्चरी का मतलब होता है उत्साहहीन। और अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव कंटेक्स्ट है, दैट इज वाई आप किसके साथ जाएंगे, परफंक्चरी के साथ जाएंगे। तो उसने परफंक्चरी ग्लांस दिया, बहुत ही कैसा आप कह सकते हो कि जिसमें किसी तरीके का कोई उत्साह नहीं, उत्साहहीन कह सकते हो आप, है ना, जिसमें किसी तरीके का एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है। हर एक्शंस वर कंसीडर सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब बेनिफिशियल होता है। उसके एक्शंस कैसे कंसीडर किए गए, बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड रीजन आर कॉज। अब इनमें बाकी में आपको ऑप्शंस में देखना है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ट्रिकी रखे हैं, मतलब अगर आपकी वोकैब अच्छी है तभी आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं अदरवाइज आप फंसोगे। यहाँ पर पहले तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी सेकंड होगा। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। गॉरगैंटुअन का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, है ना, टॉवरी, लॉफ्टी, मैमथ, कोलोजल, जाइजेंटिक आप ये बोल सकते हो, है ना। जैसे ग्रेटिंग साउंड है तो मीन्स कर्कश साउंड है, कैकोफोनस साउंड है जिसको आप कहते हो, है ना। ग्रेचिचुअस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स आप कह सकते हो कि अननेसेसरली अनवांटेड। ग्रेचिचुअस का मतलब अननेसेसरली या फिर अनवांटेड, है ना। और इसके बाद है पहला जो ऑप्शन है इनग्रेसिएटेड। इनग्रेसिएटेड का मतलब चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना, चापलूसी करना, फ्लैटरिंग करना, है ना। तो आप इनमें से देखो, कह रहा है उसके एक्शन जो है वो कंसीडर किए गए बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड। अच्छा, बिना किसी कारण से, जिनकी जरूरत नहीं थी तो फिर ग्रेचिचुअस के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हैं स्पॉटिंग एरर वाले, देखिएगा आपने कौन सा मार्क किया है और वो करेक्ट है या नहीं है ना। इन हिज वेल, अच्छा स्पॉटिंग एरर में एक बात ध्यान रखिएगा, एक एक पार्ट अगर आपको प्रॉब्लम मिल जा रही तो ठीक है, नहीं मिल रही तो आपको ब्रेक डाउन करना है, एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करना है, वहां से आपको प्रॉब्लम मिलेगी। इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन एट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एंड यूनिक। अब प्रॉब्लम यहीं पर है, यूनिक में साउंड किसका होता है, यूनिक में या का साउंड होता है। एंड यू नो वेरी वेल कि वॉवेल साउंड के साथ आप एन का यूज करते हो, वॉवेल नहीं, वॉवेल साउंड के साथ एन, एंड कंसोनेंट साउंड के साथ आप आ का यूज करते हो। यहाँ पर आ जाएगा अ यूनिक एक्सक्यूज, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। नेक्स्ट, द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। अच्छा, इस पैटर्न पर क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि आपको क्या करेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे देगा और उसके साथ आर्टिकल मिस कर देगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं, तो इनके साथ आर्टिकल का होना मस्ट है ना।
तो विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग आर ट्रिप। ट्रिप काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं किए जाएंगे। अगर इसी को डिफाइन किया गया होता तो फिर द ट्रिप के साथ जाते आप। यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग द फैमिली मेंबर्स angered the more hard-working members of the family-owned firm, family-owned firm। अच्छा, ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा, मैं क्लियर करता हूँ। फर्स्ट वाले में कहीं कोई डाउट नहीं, सेकंड वाले में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते थे, पता है क्या, ये फैमिली मेंबर्स इसको नहीं लिखना चाहिए था। हालांकि दो जगह मुझे डाउट लग रहा है इस सेंटेंस में, मेरे अकॉर्डिंग दो जगह। एक तो ये है कि फैमिली मेंबर्स सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है, फैमिली के साथ आप मेंबर का यूज नहीं करते हो, तो उसके अगर ये वाला कंसीडर कर रहा है तो पार्ट नंबर सेकंड होगा। अगर ये कंसीडर कर रहा है, ये बेसिकली इस तरीके के वर्ड जो हैं वो हाइफन के साथ लिखे जाते हैं, तो फिर पार्ट आपका थर्ड होगा, है ना। तो आप इसमें डिपेंड करता है कि किस पार्ट को वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है ना। हालांकि दोनों पार्ट इनकरेक्ट हैं, यहाँ पर इसको हाइफन यूज करना चाहिए था, है ना, जो कि यूज नहीं है, क्योंकि इस तरीके के वर्ड ऐसे ही लिखे जाते हैं, विदाउट हाइफन नहीं लिखे जाते। दूसरा, फैमिली मेंबर भी कैसा है, इनकरेक्ट है ना। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेट्स का, एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, ये बिल्कुल सही है। एसेट्स का मतलब ये प्लूरल नाउन होता है बेसिकली। तो कह रहा है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है एसेट्स का अमंग द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर डायरेक्ट अमंग द फैमिली लिखना चाहिए था। एंगर्ड द मोर हार्ड वर्किंग मेंबर्स, तो जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेंबर, और यहाँ पर एक चीज़ और करता तो और अप्रोप्रिएट होता, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेंबर हैं फैमिली के, है ना, क्योंकि वन वर्सेस वो वाली कंडीशन आप लगा रहे हो। तो ओवरऑल यहाँ पर बी या सी में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इट वाज नॉट अननेचुरल फॉर देयर टू बी अ बैड ब्लड अमंग टू ऑफ देम। अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि जैसे टू की बात कर रहा है, इट मीन्स आप बेडवीन के साथ जाओगे। बेडवीन का यूज हम दो के लिए, एंड अमंग कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, एंड अमंगस्ट इज आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू। इन दोनों का यूज मोर देन टू के लिए आप करते हो, चाहे वो अमंग हो चाहे वो अमंगस्ट हो। यहाँ पर बेसिकली जो पार्ट नंबर होगा वो होगा थर्ड। ही emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया था, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी। ही सब्जेक्ट है, emphasized वर्ब है, इसके बाद कह रहा है emphasize किस चीज को emphasize किया। तो एक तो आपने द नीड फॉर जो लिख रहे हो, है ना, ये इनकरेक्ट है। दूसरा, डायरेक्ट emphasize किसको कर रहा है, इस चीज को, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कॉम्प्लियंस को। कंप्लाई का नाउन फॉर्म है कॉम्प्लियंस, है ना। तो यहाँ पर ये जो नीड फॉर लिखा है ना, इस चीज को लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट। आप डायरेक्ट यूज करिए कि ही एम्फसाइज्ड, और किस चीज को एम्फसाइज कर रहा है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कॉम्प्लियंस को एम्फसाइज कर रहा है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर द नीड फॉर की हमें बिल्कुल भी यहाँ पर नीड नहीं है। 15 क्लियर। नेक्स्ट, द ऑफिसर मार्वर्ड एट द लो अटेंडेंस remarking on the presence of the less than 20 people at work। and ये वाली बात आप जानते हो, little can be used with countable noun and few can be used with uncountable noun। oh sorry, ये uncountable noun के साथ और ये countable noun के साथ, है ना। little की जो डिग्री बनती है that will be less and least, और यहाँ पर few से आप comparative and superlative बनाएंगे, that will be fewer and fewest। यहाँ पर कह रहा है सर 20 पीपल आर काउंटेबल दैट इज वाई वी यूज फ्यू, बट आगे दैन दिया गया और लेस हटा रहे हो, कंपरेटिव को हटा करके कंपरेटिव लाओगे तो फीवर आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द इंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्निटरीज सेंटर्ड अराउंड द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। देखो, ये वाली बात सही लिखी है, द इंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्निटरीज, यहाँ पर सेंटर्ड ऑन किस चीज पर पूरी तरीके से फोकस है, तो सेंटर अराउंड नहीं आएगा, सेंटर ऑन या अपॉन लगा सकते हो। द क्राफ्टमैन ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर पार्ट नंबर बी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers
हैज फाइनली अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। अब इसमें एक दो जगह आपको प्रॉब्लम लग सकती है, मैं आपको इस सेंटेंस को ब्रेक करके बताता हूँ। देखो, आ ग्रुप ये सब्जेक्ट है, ऑफ वेरीफाइंग टूरिस्ट ये बन गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। सर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद जो वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ये टूरिस्ट एंटीसीडेंट हो गया। एट के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फॉर। अच्छा, यहाँ पर हंड्रेड्स लिख रहा है, 100,000 मिलियन बिलियन ये वाला आपने टर्म पढ़ा होगा। और जैसे आप इनके साथ नंबर यूज नहीं करते, इनके बाद ऑफ लगाते हो तो इनको प्लूरल में मेंशन करना पड़ता है। तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, ये वाली बात सही है। और ये जो हैज आ रहा है आ ग्रुप के अकॉर्डिंग आ रहा है। ज़्यादातर बच्चों ने यहीं पर प्रॉब्लम की होगी कि इस हैज की जगह हैव का यूज किया होगा। तो ये करेक्ट है। ये सेंटेंस जो है 18 के बारे में अगर बात करें तो 18 वाले सेंटेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस कैसा है, नो एरर है, ऑप्शन नंबर। अब एक और मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हैड दे रहा है, यहाँ पर हैज दे रहा है, तो वो इंसर्टेड आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर मेन क्लॉज आपकी पास्ट में होती है देन वी विल कंसीडर कि पास्ट होना चाहिए था। द टुमल्ट अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स रोज टू अ क्रिसेंडो अपॉन द अराइवल ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार। अच्छा, बाकी तो सही लग रहा है आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बस एक ही जगह है कि मोस्ट फेवरेट, ये है ना। तो डायरेक्ट आप लिखो देयर फेवरेट सुपरस्टार। मोस्ट लगाने की वहां पर नीड नहीं है, फेवरेट वो ऑलरेडी सुपरलेटिव वाला सेंस दे रहा है। तो अगर यहाँ पर मोस्ट को आप क्या करो, एलिमिनेट करो, तो दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द लिस्टिंग ऑन द मेन्यू दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम वर सेलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस केयर द डिसर्नमेंट विथ रिगार्ड टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पहली वाली बात सही है, द लिस्टिंग ऑन द मेन्यू दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम, जो उनके द्वारा प्रोफर की गई, सही है। वर सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट किया गया। लिस्टिंग है तो इसके अकॉर्डिंग वर का यूज करोगे, वर सेलेक्टेड। और कैसे सेलेक्ट किया गया, मेटिकुलस केयर के साथ। तो यहाँ पर ये जो है वर सेलेक्टेड आफ्टर आप यूज न करें, यहाँ पर आप लगा सकते हो विथ मेटिकुलस केयर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो मेटिकुलस केयर, लेकिन बट यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर आफ्टर जो है वो मीनिंगलेस बना रहा है सेंटेंस को। पार्ट नंबर बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब बाकी 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिटर्मिनर के बेस पे हैं या और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, देखो हो सकता है नियर अबाउट इसमें 100+ क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आपको पता है। एक आध क्वेश्चन में मे भी हो सकता है कहीं पर आपको मे बी कन्फ्यूजन लगे, है ना, क्योंकि इतने बड़े सेगमेंट में और कई बार ये चीज़ होती भी है। आप अक्सर देखते हो कि आंसर वेरी करते हैं कई बार, है ना। वेरी इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 2 पार्ट में हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना। अब वो किसको कंसीडर करें ये डिपेंड करता है। नॉट मेटल इज नेसेसरली सॉलिड इन नेचुरल स्टेट। अब यहां पर आपको फिल करना है, नॉट मेटल इज नेसेसरली सॉलिड इन लिक्विड स्टेट। अब मैंने जो ऑप्शन सबसे पहले एलिमिनेट किया दैट विल बी ऑल, क्योंकि ऑल के साथ मेटल्स लिखोगे, ऑल द मेटल्स आप ऐसे लिखते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड बात, आप ईच के साथ जाओगे या एवरी, तो नॉट ईच नहीं लिखते, नॉट एवरी लिखते। इन जर्नल कंटेक्स्ट में आप नॉट एवरी का यूज करते हो। तो नॉट एवरी मेटल इज नेसेसरली सॉलिड इट्स नेचुरल स्टेट। ये जरूरी नहीं है कि हर एक जो मेटल है वो नेचुरल स्टेट में ही पाया जाए, है ना। ये करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक मन में और डाउट आ रहा होगा, नॉट एनी, तो वो मीनिंग नहीं बनाएगा। ये सेंटेंस देखिएगा, फिर ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली बात कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक जो मेटल है वो लिक्विड स्टेट, वो नेचुरल स्टेट में ही पाया जाए, है ना। इसमें अगर कहोगे नॉट एनी, इसका मतलब कोई भी ऐसा मेटल नहीं, मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हो कि एक भी ऐसा मेटल नहीं है जो नेचुरल स्टेट में पाया जाए, जो कि थ्योरेटिक पॉसिबली रियल इन रियलिटी वो सेंटेंस कैसा इनकरेक्ट लगेगा, मीनिंगलेस लगेगा। क्योंकि आपको देखो, आप एनी के साथ सिंगुलर नाउन भी यूज करता है एंड प्लूरल नाउन भी यूज करते हो। तो एनी मेटल एनी मेटल्स दोनों हो सकते हैं, तो आपको लगेगा वो करेक्ट है। दूसरा, एनी का यूज नेगेटिव के साथ करते हो, वो भी लगेगा। बट 2 चीज़ें आपको देखनी होती हैं,
एक तो सिंटैक्स है, दूसरा सिमेंटिक्स है। तो सिंटैक्स भी सही होना चाहिए, सिमेंटिक्स मतलब मीनिंग भी सही होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेटली सही होगा। द रिमाइंडर हैज गॉन आउट, रिमाइंडर जा चुका है। ऑन ओकेजन्स रिक्वायरिंग पर्सनल टू कंप्लीट देयर पर्सनल फाइल्स, तो रिमाइंडर जो है वो जा चुका है। कह रहा है अब किस ओकेजन्स पर, कह रहा फर्दर सेवरल अनटोल्ड मोस्ट। अब एक चीज समझिए, फर्दर मतलब एडिशनल होता है, फर्दर का मतलब एडिशनल होता है ना। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो जो करेक्ट, सेवरल मतलब बहुत से, अनटोल्ड आप जानते हो, मोस्ट आप जानते हो, यहाँ करेक्ट आंसर होगा सेवरल। तो कह रहा है जो रिमाइंडर है वो जा चुका है बहुत सारे ओकेजन्स पर जहाँ पर पर्सनल, कह रहे रिक्वायरिंग पर्सनल, पर्सनल मतलब ये जो पर्सनल होता है ये स्टाफ की बात करता है, टू कंप्लीट देयर पर्सनल फाइल, ये व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है। यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेवरल। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू वर्क देयर को वर्कर्स इन द ऑफिस टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ये वाली बात जरूरी है लोगों के लिए कि काम करें किनके साथ, कह रहा है अपने जो को वर्कर्स हैं, विथ को वर्क विथ देयर को वर्कर्स। नेक्स्ट, यू कैन चूज सर्ट। अच्छा सर्ट कैसी है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए आप क्या, अच्छा बाकी तो दे ही नहीं रहा है, हुम हुज तो दे ही नहीं रहा है। यू कैन चूज, तुम चूज कर सकते हो। यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन दी शॉप, कह रहा है शॉप में जो भी कलेक्शन अवेलेबल है उसमें तुम्हें जो शर्ट अच्छी लगे तुम उसमें से चूज कर सकते हो। तो वॉट एवर मतलब जो कुछ भी होता है, वॉट ओवर ये तो नहीं बनेगा, या तो विच आएगा या तो विच एवर आएगा, है ना। और यहाँ पर जो कोई भी, इट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन चूज टू कंप्लीट आइदर आर कोर्सेस बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब एक एक चीज को चेक करिएगा, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार यू कैन चूज टू कंप्लीट आइदर और। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर सम आएगा, मैनी आएगा, एनी आएगा, बोथ आएगा। आइदर दो में से कोई एक, आर। अब एक बात समझो, आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, है ना, दो में से कोई एक। बोथ का मीनिंग होता है दो। अब यहाँ कहना क्या चाह रहा है, तुम चूज कर सकते हो दो में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों कोर्सेस, है ना, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं उनको तुम चूज कर सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ आइदर। हो सकता है आपको बाकी भी लग रहा हो बट बाकी उतने अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर हाँ ये क्वेश्चन पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ये देखो पहला वर्ड डेयरी और डियरी और डायरी। अब तीनों में डिफरेंस समझ लो, फिर आंसर तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर लगा ही पाओगे। सेंटेंस को पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि किसमें किसकी बात कर रहा है। पहला जो वर्ड लिख रहा है वो लिख रहा है आपका DAIRY, है ना, इसको डेयरी बोलते हो। जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं इसको डेयरी बोलते हो, है ना, ये वाली बात। डियरी का मतलब होता है उदास, है ना, जो बहुत ज्यादा मेलानकलिक है, जो बहुत ज्यादा सैड है, उसके लिए टर्म आप यूज करते हो डियरी, है ना। और थर्ड वाला जो है वो डायरी है, डायरी जिसमें आप नोट्स बनाते हो, है ना, उसको बोलोगे आप डायरी। तो ये डायरी है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, सेंटेंस में आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है सी क्वाइटली स्टोर्ड हर सेक्रेट मेमोरीज इन हर, और ये देखो डेयरी लिख रहा है, डायरी नहीं लिख रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स वेंट ऑन एंड वी वर क्वाइट डियरी। डियरी मतलब होता है बहुत ज्यादा सैड हो जाना, ठीक है, ओके, ये वाला करेक्ट लग रहा है। दे ऑलवेज बॉट देयर मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल द लोकल, ये जो है ये डायरी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, केवल सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ब्रेड बियर्ड एंड ब्रूट। ब्रूट का मतलब होता है बहुत ही चिंताग्रस्त, बहुत ही ज्यादा आई मीन एक पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा हाईली थिंकिंग कर रहा है, दैट इज ब्रूडिंग, है ना। बियर्ड आपको पता ही है, बियर्ड आपको पता ही है। और ब्रेड का मतलब ये स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है, आप हेयर के लिए यूज करते हो या फिर किसी रोप के लिए यूज करते हो, है ना। अब फिलहाल आइडिया लगेगा, जैसे आप पढ़ोगे वैसे आइडिया लगेगा। देखो, द इंजीनियर्स वर आस्क्ड टू ब्रेड द रिवर द कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल बॉडी। तो इंजीनियर से कहा गया कि रिवर्स को क्या करें, ब्रेड करें, सो दैट वो सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए।
वाइज मैन दे से ऑफन स्पोर्ट अ ब्रेड बियर्ड आफ्टर सर्टेन एवियन स्पेसीज द मेक्स आर नोन टू ब्रूड द एक्स। अच्छा, ब्रूड द एक्स नहीं होगा, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो किस में से कौन सा करेक्ट लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट वाला भी अगर आप देखोगे तो ये वाला भी इनकरेक्ट लग रहा है ना, क्योंकि इसका मीनिंग तो किसी हेयर को करने से है या रोप को करने से, तो इट मीन्स ये वाला भी इनकरेक्ट है, ये वाला भी इनकरेक्ट है। सेकंड आपको करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, लीजन, लेजियन और लेशन। लेशन तो आप जानते हो, लेशन मतलब पार्ट हो गया। और दूसरा जो वर्ड है दैट विल बी LEGION, एक तरीके से जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक तरीके से सैनिकों की कोई टुकड़ी, सैनिकों का कोई छोटा सा दल, उसके लिए यूज करते हो। और पहला जो वर्ड है ये वर्ड है लीजन। लीजन का मतलब होता है एक तरीके से वुंड, घाव, जख्म जिसको आप कहते हो। अब इसमें आप देखिएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो, देख रहा है द स्कैन ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जो एरिया अफेक्टेड है उसको स्कैन किया गया, इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ अ लाइफ थ्रेटनिंग लीजन। इससे पता चल रहा है, अफेक्टेड एरिया को पता चलने से, अफेक्टेड एरिया को स्कैन करने से पता चला उसमें वुंड है, इट मीन्स ये वाला तो करेक्ट लग रहा है। सेकंड, ही हैड अ लीजन ऑफ फॉलोअर्स हु हैड ऑन हिज एवरी वर्ड। अच्छा, हु हंग ऑन टू हिज एवरी वर्ड, तो छोटा सा दल या समूह, ये वाला भी करेक्ट लग रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लेसन द बर्डन ऑफ अदर्स एज वी वेंचर, ये इनकरेक्ट लग रहा है। आई मीन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 28 का, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, डिपोज, डेप्लोर एंड डिपोर्ट, तीन अलग अलग वर्ड हैं और तीनों को हम समझते हैं। जैसे डिपोज करने का मतलब निकाल देना होता है, ऑफिस से निकाल देना किसी को, आई मीन एग्जिट कर देना, आप ये कह सकते हो, रिमूव कर देना, फायर कर देना। डेप्लोर करने का मतलब भी निकालना होता है, आप जैसे कहते हो बैनिश कर देना किसी को। और एक वर्ड डिपोर्ट है, डिपोर्ट। अब इसमें से देखो तीनों में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। द डायरेक्टर, अब इसमें चेक करना जरा, द डायरेक्टर आस्क्ड द एक्टर टू डिपोज हिमसेल्फ एंड इंस्टीड एक्ट नेचुरली, है ना। अच्छा, पीपल आर एंथुजियास्टिकली डिक्लेयरिंग दैट दे डिप्लोर द सैल्यूटरी, ठीक है, सैल्यूटरी इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट समवन फ्रॉम अ कंट्री। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली बात तो सही लग रही, लास्ट वाली तो बात सही लग रही है ना। लास्ट वाली बात जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस द गवर्नमेंट कैन डिपोर्ट समवन फ्रॉम अ कंट्री, देश से ही निकाल देती है सरकार। यहाँ पर थर्ड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी इनमें से वो कंटेक्स्ट उतना अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है। दोनों में देखोगे तो आप फर्स्ट सेकंड में, करेक्ट आंसर इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा डी। बेट, बेट, बेड, बेड मतलब ये बिट की सेकंड फॉर्म है, फेयरवेल करना, किसी को फेयरवेल देना, दैट इज कॉल्ड बेड, है ना। बिड, बेड, बेट, BAIT, BAIT के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब जाल बिछाना, प्रलोभन देना, लालच देना, चारा डालना, आप जो भी कहना चाहो। पहला जो बेट है BATE, है ना, इट मीन्स अ टाइप ऑफ लेशन, अ टाइप ऑफ लेशन, टाइप ऑफ लेसन। लेसन मतलब LESSEN, ये वाला, वो वाला लेसन नहीं, LESSON, वो तो आपको पता है। Those who had gathered for the unveiling were asked to bait their curiosity, है ना। They set the bat to capture the leopard for edging। अच्छा, ये वाली बात सही है, जाल बिछाया किसके लिए, लेपर्ड के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ये वाला तो करेक्ट लग रहा है। He reluctantly bade goodbye to his belongings। अच्छा, उसने बड़ी अनिच्छा के साथ, अगर आप देखोगे तो उसने बहुत ही अनविलिंगली गुड बाय किया अपने बिलोंगिंग से, है ना। ये वाला तो करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट लग रहा है। फर्स्ट वाला देख लो, अनविलिंग वर आस्क्ड टू बेट, है ना। और BAT का मतलब क्या होता है, बेट देयर, THERE होगा, देयर क्यूरियोसिटी, क्यों अपनी क्यूरियोसिटी को कम कर दें। ये वाली बात भी से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट अगले वाले पे आते हैं, और यहाँ पर आपको बताना है
प्रॉवर्ब दे रहा है या फिर आपको इडियम्स पूछ रहा है। समवन्स ईयर आर फ्लैपिंग, समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग क्या कर रहा है? समवन इन ए स्टेट ऑफ इंटेंस एजिटेशन नहीं, समवन इन ए स्टेट ऑफ हाईलाइटिंग एक्साइटमेंट नहीं, समवन डेस्परेट टू एवसड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन। अब ये एवसड्रॉप का मतलब क्या होता है? छुप करके किसी की बात को सुनना। समवन एम्बैरेस्ड एट बीइंग कॉट, तो ये समवन्स कार आर फ्लैपिंग, फ्लैप कर रहे हैं किसी के ईयर्स जो हैं, समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, किसी के ईयर्स फ्लैप कर रहे हैं, इट मीन्स वो छुप करके किसी की बातों को सुन रहा है। वैसे इसके लिए एक वर्ड एवसड्रॉपर भी आपने पढ़ा होगा, ऐसा व्यक्ति जो छिप करके किसी की बातों को सेक्रेटली सुनता है उसको आप बोलते हो एवसड्रॉपर। तो पहले का करेक्ट आंसर थर्ड। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, सेकंड वाले पे आ जाइए। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग थ्रू द डिफिकल्टी दैट फेसेस इन लाइफ, एक्सेप्ट डिफीट इन फेस ऑफ एनिमी, लास्ट ट्रस्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड फील वर्स विथ वंस वर्ड्स आर एक्शंस। कोई व्यक्ति, देखो ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब होता है कोई व्यक्ति पहले से एम्बैरस फील कर रहा है और आप कुछ कह के या अपने कामों से उसको और ज्यादा एम्बैरसिंग फील करा रहे हो, ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ये तो पता होगा, इजी इडियम है। अपना ही ट्रम्पेट बजाते रहना मतलब अपने ही बारे में बोस्टिंग करते रहना, अपने ही अचीवमेंट की ब्रैगिंग करते रहना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट, तो बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना, बोस्टिंग करना या ब्रैगिंग करना अपने अचीवमेंट की। गेट अंडर समवन्स स्किन, नेक्स्ट में आइएगा। अब ये कह रहा है फॉल इंटेंसिवली टू लव विथ समवन नहीं, टू कॉज इंटेंस लाइकिंग इन समवन, किसी को लाइक करना नहीं, टू अंडरटेक समवन कंप्लीटली नहीं, टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसिवली, है ना, इंटेंस नहीं, जानबूझ करके आप किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दैट विल बी फोर्थ। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, अच्छा बहुत सारे, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क का मतलब है कि बहुत सारे लोग अगर किसी काम को करेंगे तो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन लाइट अ न्यू पाथ नहीं, मैनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकॉम्प्लिश अ टास्क क्विकली, यही करेक्ट लग रहा है। बाकी देख लो, मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर कैन मेक नहीं, नॉन सीरियस मेक नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट, अ बर्ड इन हैंड इन वर्थ टू इन द बुश, ये ऐसा नहीं पहली बार क्वेश्चन आया है, इसके पहले भी आ चुका है और अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। जो आपके पास है आप उसी में सेटिस्फाई रहो, दूसरे के पास क्या है उसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर कौन सा बनेगा। What's hidden is always a matter of speculation. What we have is always more valuable than we have a chance of getting. So it means correct answer कौन सा हो जाएगा? That will be second. Next, make a heavy weather. Make heavy weather का meaning क्या होता है? Cloud seeding to pollute the air. Cloud seeding तो नहीं होगा, pollute the air भी नहीं होगा. Complain about wet and rainy conditions. Unnecessarily create difficulty in dealing with a task, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। स्वीप अंडर द कारपेट, स्वीप अंडर द कारपेट। एक और बनता है और आपका इसी से इडियम ऑन द कारपेट भी बनता है। मेंटेन, अच्छा इसमें से देखो कौन सा आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। यहाँ पर करेक्ट, डू अ क्विक क्लीन जॉब नहीं, कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स, हाँ ठीक है, चीज़ों को छुपा करके रखना सो दैट ऐसा प्रतीत हो कि बाद में चीज़ें भुला दी जाएंगी, है ना, वही स्वीप अंडर द कारपेट, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट, अ पर्पल पैच, पर्पल पैच का मतलब क्या? ब्यूटीफुल वैली ऑफ फ्लावर्स, अ फाइनल ब्लूम ऑफ द सीजन, अ ग्रेट रन ऑफ लक और सक्सेस आर फॉर्म, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ही ज़्यादा लकी टाइम चल रहा है, उसी को बोलते हो पर्पल पैच, मीन्स बहुत ही लकी टाइम आप कह सकते हो, सक्सेस का टाइम चल रहा है। पुट आउट टू पास्चर, दिस इज द लास्ट इडियम, है ना, पुट आउट टू पास्चर। जैसे इसके लिए एक और इडियम अगर आप देखते हो तो बनता है गिव अ पिंक स्लिप, है ना,
रिटायर कर देना, किसी को जॉब से फायर कर देना, टू रिटायर, आर रेंडर रिडंडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि S1 S2 के बीच में ये कोई ना कोई कोरिलेशन है जो आपको चेक करना है यहाँ पर, कि वो हो सकता है एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करे, हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करे, है ना, तो ये आपको देखना है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं 41 से। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेलियर जो है वो स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का, है ना, फेलियर से ही आप कुछ ना कुछ चीजें सीखते हो। सक्सेसिव फेलियर आर नॉट, जो सक्सेसिव फेलियर है, लगातार फेलियर, आर नॉट हाउएवर, हालांकि सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, है ना। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, कंट्राडिक्ट द विजडम ऑफ द फर्स्ट, तो पहले स्टेटमेंट में जो बात बताई जा रही है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्रास्ट द विजडम ऑफ द फर्स्ट, कंट्राडिक्ट कर रहा है या कंट्रास्ट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है विजडम ऑफ द फर्स्ट, क्वालिफाइज द विजडम ऑफ द फर्स्ट। और यहाँ देखोगे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, अगर देखोगे तो उसी बात को आगे वो क्वालिफाई करते हुए बता रहा है। अगर आप चेक करो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी डी, डी विल बी योर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाओगे, दैट विल बी डी। हालांकि इसको लेकर के कई लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें हो सकता है उनको लगे कि ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, कौन सा, कंट्रास्ट, लेकिन बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पर डी हो सकता है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी एस्पेक्ट, जितने भी लोग हैं सभी के सभी ह्यूमन बींग्स हैं, इक्वल हैं, एवरी रिस्पेक्ट, हर एक रिस्पेक्ट में। सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, कुछ लोग ज़्यादा इक्वल हैं दूसरों के अपेक्षा। अब नेक्स्ट आ जाइए 42 में, है ना। अब देखो इसमें तो कह रहा है सभी लोग इक्वल हैं, हर एक रिस्पेक्ट में सभी जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल हैं, उनको इक्वल बनाया गया। सम पीपल आर मोर इक्वल, अब ये तो कंट्रास्ट कर रहा है इस वाली बात को, है ना, जस्ट अपोजिट बात बता रहा है। यहाँ पर क्या होगा, कंट्राडिक्ट द फर्स्ट, कोरोबरेट, कोरोबरेट मतलब होता है पुष्टि करना, किसी बात को वैलिडेट करना, आप कहते हो किसी बात को वैलिडेट करना, कोरिलेट करना टू द फर्स्ट, कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट। और यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट, है ना, क्योंकि पहले जो बात बता रहा है उसमें सभी के इक्वल होने की बात बता है, दूसरे में कुछ को हाईलाइट कर रहा है। 44 में आ जाइए, द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काईज आर मोर फैसिनेटिंग, तो जो हाईएस्ट क्लाउड्स हैं स्काई में वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है, ज़्यादा आप कह सकते हो फैसिनेटिंग है, चार्मिंग है। वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स, हम उन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट आर मोस्ट आउट ऑफ आवर रीच, जो हमसे ज़्यादा दूर होती हैं, हम उन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये कहना चाह रहा है ना। अब कह रहा है रिट्रेट्स द एक्जियम स्टेटेड इन द फर्स्ट, एनल्स द एक्जियम स्टेटेड इन द फर्स्ट, एनल मतलब होता है रद्द करना, है ना। कंट्राडिक्ट द एक्जियम स्टेटेड इन द फर्स्ट, जो बात बताई गई फर्स्ट वाले में उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्रास्ट द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, आप चेक करते हैं इसमें कह रहा है जो हाईएस्ट क्लाउड होते हैं स्काई में वो ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, है ना, ये वाली बात ठीक है। दूसरा कह रहा है हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से जो हमारी रीच से क्या होती हैं, दूर होती हैं, हम उन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो एनल नहीं कर रहा है पहले तो ये वाला आंसर, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कंट्राडिक्ट द एक्जियम स्टेटेड इन द, एक्जियम मतलब एक तरीके से जो सेइंग है उसके बारे में बात कर रहा है। स्टेटेड इन द फर्स्ट, जो फर्स्ट में बात बताई गई उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। कह रहा है कंट्रास्ट द असर्शन, कंट्रास्ट द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, ये वाली बात नहीं, रीन स्टेटेड आप कर सकते हो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। रीजन क्या है कि जो सेइंग यहाँ पर बताई जा रही उसी को यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, डिफाइन करने लग रहे हो। भाई जो हाईएस्ट क्लाउड है वो ज़्यादा चार्मिंग है, ज़्यादा फैसिनेटिंग है, और हम उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं जो चीज़ें हमारी रीच से बियॉन्ड हैं, है ना। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
43 में आ जाओ। द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेसेस टू अ बिग बैंग। ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड, इसको ट्रेस किया गया टू द बिग बैंग, बिग बैंग से ट्रेस किया गया। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उससे रिलेट करके बता रहा है। देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो एग्जिस्ट करे बिफोर द बिग बैंग, बिग बैंग के पहले, बिग बैंग थ्योरी से पहले ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो। अब ये कह रहा है कंट्राडिक्ट द एक्सियम स्टेटेड इन द फर्स्ट, ये पहले वाले स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक्सप्लेन द बेसिस बिहाइंड द फर्स्ट, ओके, एस्टैब्लिश लिमिट्स ऑफ द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, कंफर्म द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। अब यहाँ पर देखोगे तो पहले तो ये वाली बात कह रहा है कि और जो ऑरिजिन है यूनिवर्स का उसको ट्रेस किया गया है किससे, बिग बैंग थ्योरी से। देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग, है ना। तो ये लिमिटेशन को लिमिट कर रहा है। एस्टैब्लिश लिमिट्स ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर इफिशियंट देन अ 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा, है ना, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। 2 स्ट्रोक इंजन हैज़ बीन प्लेस्ड आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। को रिलेट्स टू द फर्स्ट, कंट्राडिक्ट द फर्स्ट, कंट्रास्ट विद द फर्स्ट, कंफर्म द फर्स्ट। अब आप आ जाओ 45 में, और ये को रिलेट बता करते हुए अगली इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहली वाली बात क्या बता रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, 2 स्ट्रोक इंजन से। फिर आगे बता रहा है, इसी बात को आगे को रिलेट करते हुए बता रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन जो है, एक तो ये बताया कि 4 स्ट्रोक इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है, दूसरा फिर बता रहा है कि लेकिन जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। को रिलेट करते हुए आप ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। 46 में आ जाओ। बॉटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। जो बॉटल का वाटर है वो ज़्यादा सेफ है किससे, टैप वाटर से, है ना। बॉटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। इन मैनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज। बहुत सारी कंट्रीज में जो टैप वाटर है वो बेबीज को दिया जाता है ना। तो अब पहले वाले में तो बता रहे हो कि टैप वाटर अच्छा नहीं है, दूसरे वाले में बता रहे हो कि टैप वाटर ही बहुत सारी कंट्रीज में दिया जाता है। तो ये तो क्या कर रहा है, ये कंट्रास्ट कर रहा है, कंट्रास्ट विद द फर्स्ट। द पीकॉक इज नेशनल, इंडियाज नेशनल बर्ड। जो पीकॉक है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अब आप देखो इसमें से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। कह रहा प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हाट इज कंटेंट इन द फर्स्ट। तो कह रहा पीकॉक जो है इंडिया का नेशनल बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ठीक है, मे भी करेक्ट लग रहा है। प्रोवाइड कंट्राडिक्टेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेस इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर फर्स्ट ही होगा, इस पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट, फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर दैन इंडिविजुअल स्पोर्ट। जो फील्ड गेम्स है वो जनरली ज़्यादा पॉपुलर होते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट की अपेक्षा। अब कह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। अब हॉकी फील्ड गेम है, टेनिस इंडिविजुअल गेम है। अब आप देखो क्या कहना चाह रहा है 48 में। अब कह रहा है इधर बता रहा है कि ज़्यादा पॉपुलर है इंडिविजुअल गेम्स के अपेक्षा, लेकिन सेकंड वाले में देखो कह रहा है टेनिस ज़्यादा पॉपुलर है हॉकी के अपेक्षा। यहाँ पर फील्ड गेम को प्रायोरिटी दे रहा है, इसको नहीं। यहाँ पर टेनिस को प्रेफरेंस दे रहा है, किसकी अपेक्षा, कह रहा है ये ज़्यादा पॉपुलर है हॉकी के अपेक्षा। हॉकी मतलब फील्ड गेम, टेनिस मतलब इंडिविजुअल गेम। ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों भाई, ये इन्फॉर्मेशन को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। 48 में क्या, कंट्रास्ट विद द फर्स्ट, ये करोगे, कंट्रास्ट विद द फर्स्ट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट कवर इज कंडीशिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। नेक्स्ट वाले पे देखना, कह रहा है फॉरेस्ट कवर इज कंडीशिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखो जरा, फॉरेस्ट कवर इज कंडीशिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए फॉरेस्ट कवर बहुत जरूरी है। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
अब ये वाली बात अगर चेक करोगे तो एक पॉइंट आपको समझ में आएगा इस पे, वो ये है कि यहाँ पर कह रहा है जो अर्बनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन का कारण है, मतलब उनके डाउनफॉल का कारण है। ऊपर वाले में फॉरेस्ट कवर जरूरी है इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए, ये वाली बात कह रहे हो। इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए जो फॉरेस्ट कवर है वो जरूरी है, तो इसका मतलब ये कंट्रास्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी और करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट कह रहा है इंडियंस हैव बीन इमाइग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। तो जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वो इमिग्रेट कर रहे हैं, छोड़ करके दूसरे देश जा रहे हैं, है ना। अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, अच्छा शताब्दियों से ऐसा होता चला आ रहा है, ये वाली बात बता रहे हो आप, है ना। द इंडियन डिस्पोरा इज अ मॉडल फॉर सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। 50 वाले पे आ जाओ। अच्छा ये ऐसा क्यों करते हैं कि इंडियंस इमिग्रेट कर जाते हैं फॉरेन में, तो वो वाली बात ये सेकंड में बता रहा है, इस वजह से है। कोरोबरेट द फर्स्ट, डिस्प्यूट द फर्स्ट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, और नो लॉजिकल नहीं, लॉजिकल सीक्वेंस ही है ये, किसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बता रहा है ये, है ना। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर अब आपको पीक्यू वायरस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो समझना यहाँ कैसे कनेक्ट कर पाओगे आप। एंड द आउटकम in cases selected in prior years, the suggestion received from the field formations are reviewed by a cross-functional committee to refine the candidates and अच्छा एक चीज समझना, इसको स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो आप। देखो ई से स्टार्ट कर नहीं पाओगे, एंड लगा हुआ है, तो वैसे भी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई, बाकी से बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे वो ओपनिंग स्टेटमेंट आपका बन सकता है पी, पी के बाद यहाँ पर क्यू होना चाहिए ना, ये क्यू होना चाहिए, क्यू आर एंड एस, है ना। अच्छा एक चीज़ देखना, मैं पेयर बना रहा हूँ आपको, क्यू पी का पेयर बना रहा हूं मैं। द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड, है ना, एंड द आउटकम इन केस रिलेटेड इन प्रीवियस ईयर। सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड, सजेशन जो फील्ड से लिए गए, और जो आउटकम है इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स। हाँ सही है, तो ये क्यू के साथ पी का पेयर बन गया। एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि क्यू के साथ पी का पेयर बन गया। क्यू पी देख लो, क्यू पी यहाँ पर है, क्यूपी यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्यूपी है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है ये देखना है, एस आर या क्यू, और आर से कमिटी टू डिफाइन। अच्छा इसको पूरा एक काम करते हैं, इसको पूरा लॉजिकल लगा करके देखते हैं। क्यूपी बन गया ये वाला, सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड द आउटकम इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स, सही है। इसके बाद हमने प्लेस किया आर को, और फॉर्मेशंस आर रिव्यूड, हाँ ये वाली बात भी सही है। फंक्शनल कमेटी टू डिफाइन, हाँ ठीक है, ये लास्ट में जाएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट 51, नेक्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट पावर ट्रीटमेंट प्लांट्स, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं 52 में। अच्छा मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखना, मैंने कहा एक पेयर बनेगा आरपी का। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो ये इंक्लूड है, इंक्लूड वर्ब से स्टार्ट कर रहा है। देखो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इफ्लुएंट इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है, मैं भी करेक्ट लग रहा है। आर के साथ पी, आर के साथ पी, ठीक है, ओके। अच्छा एक और पेयर बन सकता है आपका, वो पेयर बन सकता है क्यू एस का, इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, क्यू एस, एस वाले पे ट्रीटमेंट प्लांट्स। एक मिनट, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहाँ पर स्लैश लगना चाहिए तो फिर, है ना। यहाँ पर ओवरऑल आरपी देख लो, पहले आरपी कहाँ पर है, पहले वाले पे है नहीं, सेकंड में है
यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। अब इन दोनों में देखो, क्यू फर्स्ट होगा या फिर आर फर्स्ट होगा। द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, फिर इसके बाद एस रखोगे, ठीक है, मे भी बन सकता है, लेकिन आर वाले से ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट है द फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टिव entrepreneurs for manufacturing and service units were notified in 2020 with guideline to some new composite criteria of classification। अच्छा, ये वाली बात तो क्लियर है कि आर से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एक मिनट, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पर एस होगा। अच्छा, यहाँ से क्यू से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब या तो आर से स्टार्ट करोगे या तो एस से। आर देख लो, आर कहाँ पर है, आर मतलब ये है। एक मिनट जस्ट अ सेक, आर से तो ये आर से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ये वाली बात क्लियर है, क्योंकि ये वाला वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा ना, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया। क्यू वाला, क्यू में देखोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, तब इन्हीं दोनों में बनेगा। और ये भी क्लियर कर दिया, एस के साथ क्यू का पेयर बनेगा, जस्ट नहीं क्लियर कर दिया है, तो एस के साथ देखो सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, ये वाली बात क्लियर। क्यू वर नोटिफाइड, हाँ ये वाला बन गया, एस के साथ क्यू का पेयर तो बनेगा, क्योंकि एस में सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। फिर पी आर होगा या आर पी होगा, ये आपको चेक करना है। पी पहले देख लो, अगर पी आर से बनोगे फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर, फिर इसके बाद आर पे आ जाओ। एक मिनट, यहाँ पर एस क्यू वाला तो बन गया था, रुको फिर से मैं रेक्टिफाई करो। एस क्यू का पेयर बना ना, एस ये हो गया सम न्यू कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये बनेगा यहाँ से फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट, और इसके बाद आ रहेगा ये वाली बात, ये बीच में इंसर्टेड है, ध्यान देना, ये इसी के लिए आ रहा है, ये तभी डिस्टर्ब कर रहा था। आर, एक मिनट, पहले आ गया एस, एस के बाद क्यू आ गया, क्यू के बाद आर आ गया, ये तो एस क्यू आर, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट, outside the formal education system the police seeks to educate and इसके potential entrepreneurs both within and in the, अच्छा ठीक है, बाकी अब देखो इस 54 वाले में चेक करते हैं। एक चीज समझना, यहाँ पर मैं पेयर बना रहा हूँ पहले, पेयर जो बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर आरपी का, आरपी देखो, और ये है इसके पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बोथ विद इन एंड, और इसके साथ आप किसको प्लेस करोगे, इसके साथ आप पी को प्लेस करो, एंड आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, हाँ सही है, एंड से कनेक्ट कर पाओगे, तो विद इन है और आउटसाइड है, ये वाली बात, तो आर पी का पेयर बन गया, ये तो क्लियर हो गई बात। आर पी पहले देखो, आर पी यहाँ है नहीं, यहाँ पर आर पी है, यहाँ पर आर पी है, अब एस से स्टार्ट करोगे, ये वाली बात भी क्लियर हो गई, तो इन द डोमेन, सही है, ओके। इसके बाद आप एस से स्टार्ट करोगे, बट एस के साथ क्या बेहतर रहेगा, क्यू बेहतर रहेगा या आर बेटर रहेगा, देखो ये आपने बताया। क्यू वाला देख लो पहले, क्यू वाला कहाँ है, ये द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड, नहीं, आर ज़्यादा, इसके साथ क्यू ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, देखो ये वाला बनेगा। एक मिनट, मैं पूरा राउंड करके बताता हूँ, देखो मैंने कहा पहले आपने एस लिया, इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, ये वाली बात क्लियर होगी। क्यू को रखा आपने, क्यू मतलब इक्विप, ये बन जाएगा द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड, अब एंड से इसको कनेक्ट कहाँ से करोगे, आर वाले से, इसको कनेक्ट करोगे आर वाले से, इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप बोथ एंड, अच्छा हाँ ये बाद में आर के साथ पी आ जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलास अक्रॉस द नेशनल फॉर प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ MSDE हैज बीन टू गिव इम्पीटस टू द एनवायरमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री। अच्छा, ये हैज बीन के बाद क्या प्लेस करोगे, थोड़ा सा आइडिया यहीं से लगेगा आपको, है ना। इट मीन्स आर के साथ क्या, अच्छा हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग, ये देखो
हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगाओगे ना आप, यूज करोगे, ये बनेगा आर के साथ पी। एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई कि आर के साथ पी। देखो आर पी कहाँ पर है, फर्स्ट में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर आर पी है, यहाँ पर पी आर है। करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए इस पे। 55 में थर्ड, 56 में आ जाओ। टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेंस डेवलपमेंट एंड, अब एंड से कनेक्ट करोगे, ध्यान देना, एंड इक्वल पार्टनर इन द कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट इन इज वेयर, यहाँ से भी कनेक्ट करोगे, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। वीमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रांग। अब दो जगह से मैं कनेक्ट करा रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। मैंने कहा आर के पहले क्या आएगा, ये चेक करो पहले। आर के पहले क्या आएगा, है ना, ये देखो, एम्पावर्ड स्ट्रांग एंड एन इक्वल पार्टनर। एस, एस के साथ आपने क्या बनाया, एस के साथ आर, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा ये इच किसके साथ कनेक्ट होगा, मतलब ये जो एस वाला टर्म है ये किसके बाद में आएगा, ये आपको चेक करना है। टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया इज, हाँ ये सही है। इट मीन्स इसके पहले पी आएगा, पी एस आर बनना चाहिए, पी एस आर, पी आर एस है, पी एस आर, पी एस आर। अब यहाँ पर भी आप फंस रहे हो, देखो इसमें कौन सा, क्यू से स्टार्ट करोगे, एंड क्यू कहेंगे ये, अच्छा ये, और यहाँ पर किससे स्टार्ट करो, पी से, वीमेन लेड इम्पा। अच्छा ज़्यादा अप्रोप्रिएट किससे होगा ये आपको चेक करना है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा आप क्यू से स्टार्ट करो। अब इसको राउंड करके देख लो आप, क्यू से इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वीमेंस डेवलपमेंट, सही, टू वीमेन लेड डेवलपमेंट एंड ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया। इसके बाद ऐसा आ जाएगा, इज वेयर वीमेन, अच्छा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 57 में आ जाए, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी उज्ज्वला 2.0 was launched in 2021 household under the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शंस टू एडल्ट वीमेन ऑफ पुअर। इसमें देखना कैसे कनेक्ट करोगे, हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री योजना, हाँ सही है, क्यू। अच्छा क्यू के साथ किसको पेयर बना सकते हो, ये देखो, क्यू के साथ पी को आप बना सकते हो, क्यू के साथ पी को ला सकते हो। हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस। इसके बाद क्या आर आ सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो हो एक मिनट रुको जरा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या डी बनेगा, एक मिनट मैं राउंड करके देख लेता हूँ पूरा। क्यू, ओके क्लियर है, क्यू का मतलब ये बन गया हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पी टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी। फिर एस, एस मतलब कनेक्शन, हाँ सही है, ये इससे के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्शन टू एडल्ट वीमेन ऑफ पुअर, और लास्ट में आर आ जाएगा। आर का मतलब, एक मिनट रुको, तो ये ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, रुको एक मिनट, मैं गलत रीड कर रहा हूँ, आर नहीं पहले आएगा, पहले आ रहा है क्यू, क्यू का मतलब उज्ज्वला 2.0 वॉज लॉन्च इन 2021, पहले तो ये वाली बात बताओगे, फिर इसके बाद टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़, ठीक है सही है। फिर इसके बाद आ जाए कनेक्शन टू एडल्ट पुअर वुमेन हाउस होल्ड, ये देखो यहाँ से ये भी कनेक्ट हो रहा है, इट मीन्स ये डी वाला ही करेक्ट होगा। मार्क सही करो, बस वो मैंने कनेक्ट नहीं सही किया था। आगे चलो, प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल। अब ये इस कहाँ से कनेक्ट होगा देखना, कंसर्न इनटू द डिपार्टमेंटल, चेक करो 58 में यहाँ करके। एक चीज समझना, अच्छा आर के पहले क्या आएगा, ये देखो, आर वाले में इज यूज कर रहा है, आर वाले पे इच का, आर वाले स्टेटमेंट में हम इच का यूज कर रहे हैं, है ना, और आर के पहले क्यों आ सकता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल, हाँ सही है। इसका मतलब ये वाली बात बनी, क्यू के साथ आर का पेयर बनेगा, क्यू के साथ आर का पेयर बनेगा, क्यू आर बाकी कहीं नहीं है यहाँ पर बी वाले पे। एक बार राउंड करके देख लो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, ठीक है। इसके बाद आ गए एस, कंसर्न इनटू द, हाँ ये भी करेक्ट है, लास्ट वाले में प्रोसेस, हाँ करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट मे
that may push the viewers to the arts of content are shown in a way think that they are watching a program rather than an advertisement. अब इसको चेक करना सर मेरे भाई, देखो 59 वाले पे। एक मिनट, मैं आपको पेयर बताता हूँ किसके साथ कनेक्ट करोगे। यहाँ पर QP का पेयर बनेगा, आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे दैट, हाँ सही है, ये बना Q के साथ P, ये पेयर है। QP देख लो कहाँ पर है, QP यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, S होगा या R होगा या Q होगा। तो हो एक मिनट, प्रोग्राम रादर देन एडवर्टीजमेंट, ओके। अच्छा इसको राउंड करके देखो, पहले यही वाला राउंड करके देखो, फर्स्ट वाला शायद ये करेक्ट हो। QP आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे फिर दैट में पुश द व्यूअर्स टू, करेक्ट है। आर वाले पे आ गए, आर मतलब ये आ गया, थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ, हाँ सही है, सही करेक्ट है, फिर ये वाला करेक्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। नेक्स्ट, engaged in the performing visual and literary arts in the field of intangible heritage, the ministry extend financial support to individual group of individual and cultural organizations, है ना। अच्छा इसका ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आर से स्टार्ट करो, एक मिनट, ये वाला, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल, मिनिस्ट्री जो है वो एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिविजुअल्स को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। ये इट मीन्स आर के साथ एस, ये देखो आर एस बनेगा, यहाँ एस आर है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, करेक्ट आंसर फिर फर्स्ट होगा। अगर आपको मैंडेटरी पेयर बन जाता है तो फिर इजी हो जाता है पिक करना। चलो S1 S6 वाले पे आते हैं, 61 से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो एक एक टर्म को ध्यान से देखते हुए सुनिएगा। द तुंगभद्रा इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा फॉर्म बाय यूनियन नियर उडाली ऑफ द टू स्ट्रीम्स तुंगा एंड द भद्रा। अब इसको कहाँ से कनेक्ट करोगे, रिवर इज पेरेनियल इन करेक्टर कम डाउन, ओके। द रैन बेरिंग रिवर वॉज डैम्ड बाय द रूल ऑफ, ओके। द यूनाइटेड स्ट्रीम स्ट्राइक्स अ नॉर्थ, ओके, द बेड ऑफ द बोथ, ओके। तो यहाँ पर कनेक्ट करोगे फर्स्ट वाले से, S1 के साथ जो कनेक्ट होगा दैट विल बी आर, देखो दैट विल बी आर, आर आपका फर्स्ट कनेक्ट होगा जो इसमें से। पहले ये क्या बता रहा है, जो तुंगभद्रा है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा की, और बाकी ये बात बता रहा है, और टू स्ट्रीम है इसके, तुंगा एंड भद्रा, और इनका जो यूनाइटेड स्ट्रीम है स्ट्राइक द नॉर्थ और नेस्टली डायरेक्शन थ्रू मैसूर एंड स्ट्राइक द, अच्छा ये ठीक है, एडजेसेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको करती है, ठीक है। आर ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, आर ओपनिंग स्टेटमेंट होगा तो फिर आप इसमें जाओगे, ओपनिंग नहीं आई मीन S1 के साथ कनेक्ट करोगे। अच्छा लेकिन दो बन रहे हैं, रुको रुको, RSPQ RQSP, अब ये चेक करना पड़ेगा Q पहले आएगा या S पहले आएगा। तो ये देखो जरा, द बेड ऑफ बोथ द हेड स्ट्रीम्स ऑफ तुंगभद्रा इज रॉकी, हाँ मे भी हो सकता है। द रेन बियरिंग रिवर वॉज डैम्ड बाय द रूलर्स ऑफ विजयनगर नियर हम्पी फॉर वाटरिंग द पैलेसेस एंड गार्डन्स ऑफ द ग्रेट सिटी। यहाँ पर आर के साथ एस ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ये देखो जरा, है ना, क्योंकि पहले स्ट्रीम्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बारे में आप फर्दर डिफाइन करने लग रहे हो, फिर इसके बाद आप पी के बारे में रखो कि इनका जो नेचर है वो पेरेनियल है, सदाबहार है ना, पूरे साल। रैन बीरिंग फिर क्यों आखिरी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका थर्ड ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, हाउएवर सच अ पार्शियल रिप्लेसमेंट फेल्ड टू सेटिस्फाई द Bolsheviks revolution, he did not want parliamentary republic of a bourgeois democracy that rather wanted to, okay, when the February revolution broke out, okay, he arrived in Russia। अच्छा इसमें देखो जरा, इसको आप कनेक्ट कहाँ से करोगे, P के साथ R का पेयर बन जाएगा, P के साथ R का पेयर बन जाएगा। However when a replacement,
मे भी बन सकता है। एस क्यू देखो, रिवोल्यूशन डिड नॉट वांट अ रिपल, ओके बर्जियस, ओके। यहाँ पर चलो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। आंसर कौन सा बनेगा, जस्ट अ सेक, पी, पी के साथ आर, हाँ ठीक है ओके, ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बाकी आप चेक करिएगा, क्योंकि इनको समझाऊंगा मैं तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, है ना। फिलहाल मैं पढ़ करके आंसर कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, फिर लेंदी हो जाएगा। एक मिनट, अकाउंट्स ऑफ पीरियड ऑफ, ओके 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 ओके, एक मिनट, इसमें देखिएगा 63 में S1 के साथ कौन सा करना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ इंथ्रिलिंग वन, है ना। इंडिया की जो स्ट्रगल की हिस्ट्री है वो इंथ्रिलिंग वन है। एट इट इज मोस्ट हिस्ट्री बुक्स, हाँ क्यों पहला बनेगा, क्यों S1 के साथ कनेक्ट होगा, क्यों S1 के साथ कनेक्ट होगा तो फिर हम सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इट हैज ऑल द ड्रामा एंड एक्साइटमेंट, हाँ ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। फिर एस कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, लुइस बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स मैरिड द अगस्तियन प्रिंसेस मैरी, अच्छा इससे शादी की है, ठीक है ओके। 64 वाले पे आ जाओ, इससे कहाँ से कनेक्ट करोगे, देखो फर्दर मोर लैंडर्स हु गिव द क्रेडिट, ओके द एसेसन ऑफ द प्रोसेड व्हाट, ओके असेंडेड द थ्रोन ऑफ, ओके लॉन्ग ईयर, अच्छा ये एस से कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, देखो ये वाला जो S1 है ये एस से कनेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ है, एस के साथ क्यू का पेयर बना सकते हो। जब ये वाली बात आप डिफाइन कर रहे हो, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स तो वो खत्म हो गए। अब आप इसको कनेक्ट करोगे क्यू से, द सेशन वॉज प्रोसीडेड बाई अ वॉर दैट एडेड, हाँ सही है। तो एस फर्स्ट हो गया, एस के साथ क्यू हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, वॉज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम, अच्छा ये ग्रेट फिलोसफर थे अपने समय के, ठीक है। अब बाकी देखो यहाँ से कैसे कनेक्ट करोगे आप, ही वांटेड पावर टू शेयर्ड बिटवीन द किंग्स नोबल्स एंड, ओके इन हिज बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉज ही प्रोपागेटेड द थ्योरी ऑफ स्प्लिटिंग पावर्स इन थ्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अच्छा ठीक है। इसके बाद ही वांटेड टू पावर, ये देखो क्यू के साथ पी का पेयर बन रहा है, क्यू पी देख लो कहाँ पर है, क्यू एस है, क्यू आर है, क्यू पी है, क्यू पी है। अच्छा लेकिन क्या आर पहले आ सकता है, टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ दिस क्लासेस, अच्छा ये तो बाद वाली बात होगी ना, इसके बाद वाली, इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड, मैच करना। नेक्स्ट, ग्लेशिएशन हैज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लैंडस्केप बियॉन्ड द डायरेक्ट मॉडिफिकेशन क्रिएटेड बाय आइस इरोजन एंड डिस्पोसिजन, ठीक है ओके, ये लैंडस्केपिंग के बारे में बता रहा है। ग्लेशिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है लैंडस्केप पर। बाकी देखो आप कनेक्ट कहाँ से करोगे, एक और पेयर देखते हैं। अच्छा ये देखो जरा, टू वेल डॉक्यूमेंटेड इंस्टांसेस ऑफ सच इफेक्ट ऑफ अकर इन इंग्लैंड, इस तरीके के दृश्य जो हैं वो इंग्लैंड में देखे गए दो, और एक एग्जांपल ये बता रहा है पहला है, उसके बाद आप पहला बताओगे। आर के साथ पी का पेयर बना, आर पी यहाँ पर नहीं है, आर पी है यहाँ पर, आर पी है यहाँ पर भी नहीं है। अब इनमें देख लो आप दोनों में कौन सा पहले होगा, आर पहले होगा या फिर एस पहले होगा। हम्म। अच्छा हाँ, नहीं नहीं एस तो बाद ही में आएगा, ड्यूरिंग ग्लेशिएशन, ठीक है हाँ, ये करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। एक मिनट थर्ड क्यों, सेकंड वाला करेक्ट होगा ना, आर के साथ पी का पेयर बनाए थे ये वाला, और फिर आर पहले आएगा एस बाद में आएगा, तो बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी एविडेंस फॉर क्लाइमेट चेंज दैट अकर्ड मैनी मिलियंस years ago, the rocks and deposit themselves, ओके। अब इसको कहाँ से कनेक्ट करोगे ये देखना, देखो एक तो ये बन रहा है,
अच्छा मैं मैंडेटरी पेयर बता दे रहा हूँ कौन सा है। क्यू के साथ आर बनेगा, सेडिमेंट फॉसिल्स टेल अस द ग्रेट अबाउट द विच आर लेड डाउन। अच्छा ये लास्ट में जाएगा पी वाला, एस लास्ट तो नहीं होगा। एक मिनट, इसमें ऑप्शन ही पूरे विजिबल नहीं है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर देखना, एक तो बन जाएगा ये एस, एस क्यू, एस क्यू आर पी, ये बनेगा आर पी एस क्यू। क्यू आर तो पहले निकाले थे ना, क्यू आर, हाँ ठीक है, ये वाला करेक्ट है, हालांकि पूरे ऑप्शन विजिबल नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, एवरी जियोलॉजिकल पीरियड हैज बीन डोमिनेटेड बाय, ओके अच्छा इसमें पेयर बना सकते हो आप, देखो पेयर कौन सा बनेगा। आर के साथ एस का, आर एस, देखो क्या कह रहा है, विद इन ईच पीरियड नेचुरल सिलेक्शन हैज, ओके सारी बात बता रहा है। ओके एवरी ब्रेक थ्रू, ये पहले ब्रेक थ्रू के बारे में बात बता रहा है, फिर उसी को डिफाइन कर रहा है। आर के साथ एस होगा, आर के साथ एस, देखो एस आर एस पी आर एस, ये करेक्ट आंसर होगा थर्ड। एक दो क्वेश्चन और हैं इसके। द सन इज द प्राइमरली ट्रांसमिटर ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसको कहाँ से कनेक्ट करोगे मेरे भाई, देखो। अच्छा इसके बाद ये कह रहा है कि द सन जो प्राइमरी ट्रांसमीटर ऑफ एनर्जी है चेंज टू द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर, और ये कह रहा है रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक द अर्थ इज कॉल्ड आइसोलेशन व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम, ओके 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 ठीक है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिसीव फ्रॉम, ओके ठीक है। अच्छा ये बनेगा, देखो मैं पेयर बता रहा हूँ, एस, एस के साथ ये वाला बनेगा क्यू वाला, एस क्यू, एस क्यू देख लो, एस क्यू एस पी एस क्यू एस क्यू। अच्छा तीन चार जगह, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, और ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो ऐसे ही होगा, ये करेक्ट होगा। ओपनिंग मतलब एस वन के साथ जो कनेक्ट होगा, ठीक है। बाकी राउंड करके पढ़ के देख लेना आप। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अब लेंदी हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ देखो 70 वाले पे आते हैं। 70 वाले में जो करेक्ट आंसर होगा, एक पेयर है आर के साथ एस का, हाँ बना सकते हो आप। इफ हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, द फॉर्मर हैज द हायर टेम्परेचर टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ओके हाँ, आर के साथ एस का पेयर बनाओगे। जीरो इज द स्केल ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इन विच, ओके गैसेस लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाती हैं, तो पहले ये बता रहे हो। फिर ओके देखो आर के साथ एस, पहले देखो एस आर है और एस यहाँ पर है, आर एस लास्ट वाले पे है। टेम्परेचर इंडेक्स ऑफ सेंसिबल, ओके जस्ट अ सेक, इसमें डी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बाकी आप राउंड करके देख सकते हो। ठीक है, आ जाओ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग के लिए आपको दिया गया है। अब लास्ट में चूंकि बहुत लेंदी हो गया, ये क्वेश्चंस तो मैंने बनवा लिए, लेकिन लास्ट में फिर भी रिमेनिंग था तो मैंने ये वैसे ही रख दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ड्रॉप करके रखे हुए हैं। देखो नाउन क्या होगा इसमें, नाउन होगा क्वालिफिकेशन, सही है। वर्ब होगी क्वालिफाई, एडवर्ब होगा ये बन जाएगा, ये वाला एल वाई वाला ये बन जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा क्वालिफाइंग। अब आप देख लो कौन सा करेक्ट लग रहा है। 71 में कौन सा होगा, थर्ड। फर्स्ट वाला किसके साथ, वन के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ, सही है। सी वाला सेकंड के साथ, एंड हाँ ठीक है करेक्ट है, ये थर्ड हो जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ, ये ई डबल आर जो है ये वर्ब है, ये तो वर्ब के साथ कनेक्ट कर दो। ये जो एररनेस है ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब हो जाएगा, और ये नाउन हो जाएगा। अब आप देखो कौन सा बन रहा है। आप जानते हो एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके
आप एडवर्ब बनाते हो, तो ये तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया है, ये वर्ब हो गया। अब देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड थर्ड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, ये दो जगह मिल रहा है ना। फिर इसके बाद आ जाओ थर्ड वाला थर्ड सेकंड के साथ, थर्ड सेकंड के साथ। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा इसमें। चेक करना। नेक्स्ट, एक मिनट रुको, तो अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ इसके। इस वाले पे आ जाओ, इसमें सबसे इजी वाला सॉल्व कर लो। केयरफुली एडवर्ब हो जाएगा, केयरफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। केयर नाउन हो जाएगा, थिंक वर्ब हो जाएगी। बाकी आप मार्क कर सकते हो। 73 में सेकंड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। 74 में आ जाओ, डुप्लीकेशन नाउन हो जाएगा, ये तो सही है। इसके बाद आ जाओ, और कौन सा, हाँ ये एडवर्ब हो जाएगा। देखो ये डुप्लीकेशन नाउन हो गया, डुअली एडवर्ब हो गया, डुप्लीकेट वर्ब हो जाएगी, है ना। और ये डुपल एडजेक्टिव हो जाएगा। आप देखो इसको कहाँ से कर रहे हो, पहले तो ये देखो नाउन वाला सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, मतलब ये दोनों बनेंगे, है ना। और एडवर्ब फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, ये इसमें 4 वाला बनेगा। 74 में 4 वाला, एक बार फिर से देख लो, फर्स्ट का सेकंड है, ओके, और थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट है, ये वाला बनेगा फिर थर्ड वाला, ठीक है। इसमें आ जाओ, नाउन कौन सा है, आउटवर्ड एडवर्ब है, ये देखो, एक तो ये क्लियर कर लिया। इसके बाद एग्जेक्ट वर्ब हो गई, ये क्लियर कर लिया। अब इन्हीं दोनों से मार्क करो। ये वाला थर्ड का थर्ड होगा, थर्ड का थर्ड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और सेकंड का फोर, थर्ड का थर्ड, सेकंड का फोर। अच्छा दो जगह मिल रहा है अभी भी, यहाँ करेक्ट आंसर होगा सेकंड, है ना। बाकी आप मैच कर सकते हो इसको, ठीक। आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, नाउन क्या है, एक्सपेक्टेटर नाउन है। थोड़ा सा कम विजिबल होगा लेकिन मैनेज कर लेना, जूम कर लेना आप। नाउन एक्सपेक्टेटर हो जाएगा। वर्ब एक्सपेक्टेड, एटी में वर्ब फिनिश होती है। एडवर्ब एक्सट्रीमली हो जाएगा, है ना। और एडजेक्टिव एक्सपेक्टेटोरियल हो जाएगा। 76 में डी वाला बनेगा, ये वाला। और नाउन, अच्छा यहाँ पर देखना, वर्ब हियर हो जाएगी, है ना। इंटरजेक्शन हार्क हो जाएगा। अब ये देखो जरा, ऑडिटरी ये एडजेक्टिव हो जाएगा और नाउन जीरेंड बन जाएगा। ये 77 में देखोगे तो थर्ड वाला बनेगा, फर्स्ट का, एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुकना, ये बनेगा नाउन। अच्छा पहले ये वाला चेक कर लो, वर्ब, वर्ब मतलब सेकंड का सेकंड होना चाहिए, सेकंड का सेकंड, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा ये वाला एडजेक्टिव, ये इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड होना चाहिए, थर्ड का थर्ड, यहाँ पर भी दोनों जगह मिल रहा है। अब आपको चेक करना है किसमें, ये ऑडिटरी और हियरिंग। अगर इसको पार्टिसिपल मानोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर ये इसमें 77 में थर्ड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखो इस पे आ जाओ, नाउन, नाउन हो जाएगा नॉलेज, ये बन जाएगा नॉलेज। और वर्ब हो जाएगी नो। इसके बाद आ गया नोविंगली, एडवर्ब हो गया ये वाला, और एडजेक्टिव नोविंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ कौन सा बन गया, इसमें ऑप्शन ही पूरे विजिबल नहीं है। 78 में, 78 में हालांकि फर्स्ट वाला बनेगा, देख लेना। नाउन इसमें से कौन सा है, कॉन्जिशन, कॉन्जिटेशन, यही है। वर्ब कॉन्जिटेट, सॉरी कॉजिटेट है, कॉजिटेट, ये बन गया। एडवर्ब एलवाई वाला हो जाएगा, पेंसिवली। एडजेक्टिव ये बन गया, आईवी से एडजेक्टिव होता है, टी से वर्ब होती है, एलवाई से एडवर्ब हो गया, टीआईएन नाउन हो गया। अब आप चेक कर लो, 79 में थर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट नाउन, इंट्यूशन, ये नाउन हो गया सेकंड। वर्ब हो जाएगा इंट्यूट, ये वाला। एडवर्ब हो जाएगा इंट्यूटिवली, और एडजेक्टिव हो जाएगा इंट्यूटिव। अब आप देख लो एक्टिव वाले पे, सेकंड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हैप्पीनेस क्या है,
हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो क्लियर है। वंडर आई सब्जेक्ट हो गया, वंडर वर्ब है, यहाँ पर वर्ब हो जाएगी। वंडर जिसकी फॉर्म बन सके, ये तो जानते हो आप, जिसकी फॉर्म्स बना सकते हो वो वर्ब है, जिसमें डिग्री बना सकते हो वो एडजेक्टिव है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ब। एवरी इम्प्लाई, इम्प्लाई नाउन हो गया, नाउन को डिफाइन कर रहे हो तो एडजेक्टिव होगा, बट एडजेक्टिव तो सभी हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, दिस दैट दीज दोज होते हैं। डेफिनेट नहीं है, नंबर डिफाइन नहीं कर रहे हो, है ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नंबर भी बताता है, एवरी +2 के लिए यूज करते हो आप। नेक्स्ट, राइटस ऑलवेज। अब ये देखोगे तो वैसे ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव को नाउन बना दिया, देखो द लगा करके, तो ये प्लूरल नाउन बन गया है। अब ये प्लूरल नाउन, जैसे आप द पुअर लिखते हो ना, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, ऐसे बनाते हो ना, तो वही है आपका, मतलब एडजेक्टिव को नाउन की तरीके आप डिफाइन कर रहे हो। इट रैंड एवरी डे, डे वर्ड नाउन हो गया, एवरी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव एडजेक्टिव या डिटरमिनेंट जो दिया हो। नेक्स्ट, आई मस्ट आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड। आई मस्ट आस्क, आई मस्ट देयरफॉर, दस फॉर एग्जाम्पल लाइकली। 36 में आ जाइए। आई मस्ट मुझे चाहिए, फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द, यहाँ देयरफॉर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्कैटिसिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थ्योरी रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। यहाँ पर इंडीड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इंडीड एलोक्वेंट एक्सप्रेशन, वास्तव में जो एलोक्वेंट एक्सप्रेशन है इस तरीके से, तो हाई थ्योरी, ओके सही है। आगे चलते हैं। आई शैल कंसीडर, मैं कंसीडर करूँगा द नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय द फिलोसोफर्स। आई शैल कंसीडर इन पर्टिकुलर, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट, इशू ऑफ रिलीजियस प्लूरलिटी are embodied in the relationship between different followers of the party। some word, जो कुछ भी significantly, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छा ये इश्यूज की बात कर रहा है तो फिर तो ये significantly ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। 39 में आ जाइए, भी हो जाएगा। अच्छा, we can take recourse to what I call an argument from ordinary life। 90 में आ जाइए, और यहाँ पर आ जाएगा फाइनली वी कैन टेक रिकोर्स, हम एक्शन ले सकते हैं, ठीक है सही है। नेक्स्ट आ जाओ। लूज, अच्छा ये होमोपोन्स वाले क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। लूज मतलब खोना होता है, लूज मतलब हारना होता है, लूज मतलब ढीला होता है। अब आप देखो, पहले तो आपको पता करना है, लूज वर्ब है, ये वाली बात तो क्लियर है। लूज एडजेक्टिव नहीं है, ये वाली बात इनकरेक्ट हो गई। ये जो लॉस है, लॉस एडजेक्टिव नहीं है, लॉस वर्ब है, तो इन दोनों में होगा फर्स्ट और फोर्थ वाले पे। अब बाकी देखो क्या कह रहा है, जबकि लूज जो है वो एक एडजेक्टिव है, मीनिंग स्लैक और मूवेबल, यही करेक्ट आंसर होगा। 89 में 91 में फर्स्ट सही है। लूज का मतलब नॉट टाइट होता है ना, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है, वहीं से देख। एनीवे, एनीवे है ना, और ये जो एनीवे है इसका मतलब रिगार्डलेस होता है। अब आप चेक करो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एनीवे इज अ एडवर्ब, ये एडवर्ब है, एनीवे एडवर्ब है, मीनिंग होता है रिगार्डलेस, सही है। एनीवे फ्रेज, मीनिंग रिगार्डलेस, फ्रेज नहीं है, फ्रेज तो बाद वाला है, ये वाला फ्रेज है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर फिर थर्ड वाला ही बनेगा। नेक्स्ट, अल्यूजन, अल्यूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये नाउन है बेसिकली। अच्छा इल्यूजन भी नाउन है, देखिएगा इल्यूजन भी क्या है, जस्ट अ सेकंड, इल्यूजन भी नाउन है, नहीं बताने दोगे हैं, आदत से मजबूर हो। इल्यूजन, चलो ठीक है, इल्यूजन नाउन है और अल्यूजन इनडायरेक्ट रेफरेंस है, सही है, दोनों नाउन है बेसिकली। तो पहले वाले में नाउन बता रहा है, सेकंड वाले में भी नाउन बता रहा है, नाउन बता रहा है और ये कह रहा है नाउन, दोनों में नाउन दे रहा है। वर्ब दे रहा है, ये वाला एलिमिनेट हो गया, एडवर्ब दे रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट सेकंड में है। इम्प्लाइड रेफरेंस टू समथिंग, हाँ ठीक है, हो सकता है। इल्यूजन इज अ नाउन दैट इज अ इम्प्लाइड रेफरेंस,
नहीं, इम्प्लाइड रेफरेंस तो फिर फर्स्ट वाला होगा ना। ये अलूजन होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस या इम्प्लाइड रेफरेंस। मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको वो कैब लर्न करने को दी, आप वो कैब लर्न करके नहीं आए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप नहीं बता पा रहे हो, आप नहीं बता पा रहे हो। हालांकि आपने ये नहीं कहा कि हमने वो कैब लर्न नहीं किया, बट मैं गेस कर पा रहा हूँ, दिस इज इल्यूजन, अलूजन। हालांकि ये पार्ट एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच होता है। अप्राइज और अप्राइज, अप्रेज और अप्राइज, ये आप होमोनिम्स में बहुत पढ़ते हो। अप्राइज मतलब इन्फॉर्म करना होता है, सूचित करना, इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, वर्ब है। अप्रेज भी वर्ब है और इसका मतलब एस्टिमेट करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। अब आप देखो 94 में किसके साथ जा रहे हो, वर्ब है, वर्ब है, दोनों वर्ब है। यहाँ पर कह रहा है वर्ब है और दूसरा वाला क्या बता रहा है, ये भी वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर नाउन बता रहा है, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये एडवर्ब बता रहा है, इनकरेक्ट हो गया, इन्हीं दोनों में है। अप्रेज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म, अप्रेज का मीनिंग इन्फॉर्म नहीं होता, अप्राइज का मीनिंग इन्फॉर्म होता है। 94 में सेकंड के साथ जाओगे। नेक्स्ट है क्लाइमैटिक और क्लाइमैटिक, दोनों के बारे में आपको पता करना है ना। अच्छा, दोनों अगर देखोगे तो दोनों एडजेक्टिव है, आई से फिनिश हो रहा है, आई से में, ये भी एडजेक्टिव है एंड ये भी एडजेक्टिव है। तो पहले वाले में एडवर्ब बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है और एडजेक्टिव, हाँ ठीक है, वर्ब, वर्ब डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव। अब इन दोनों में चेक कर लो आप, इसमें सेकंड में और फोर्थ में आप चेक कर लो, है ना। क्लाइमैटिक मीनिंग पर्टिकुलर एरिया, क्लाइमैटिक एडजेक्टिव मीनिंग हाईलाइटेड एक्साइटमेंट। 95 में ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डी। एडजेक्टिव है मीनिंग मूवमेंट ऑफ हाईलाइटेड एक्साइटमेंट, है ना। ओके 95 में ठीक है, ओके करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडवाइस, ये आपको पता है एडीवीआई, लास्ट में वाले क्वेश्चन से जी हैं। एडीवीआई सीई, सी वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, एडवाइस क्या हो गई, वर्ब हो गई, है ना। तो एडीवीआई सीई ये नाउन है, यहाँ पर वर्ब बना दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। डॉक्टर्स एडवाइस ये सही हो सकता है, यहाँ पर एडवाइस ये तो गलत हो गया, क्योंकि नाउन में डी आई डी नहीं लगा होगा, ऐसी वाला यूज करना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। इलिसिट इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है, इलिसिट होता है इलीगल या गैर कानूनी, है ना। पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। इलिसिट ट्रेडिंग इन लिक्वर बिकम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन, द ऑफर ओके। अच्छा, ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 97 में सेकंड। चूँकि ये जो इलिसिट होता है, जो इलीगल चीज़ों की स्मगलिंग करना, वो बेसिकली आप उस पर रोक लगाना, वो इलिसिट होता है। तो कह रहा है इलिसिट ट्रेडिंग, जो अवैध ट्रेडिंग है लिक्वर की, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है जिस समय लिक्वर बंद हो। नेक्स्ट अफेक्ट, इफेक्ट, देखो एक वर्ड आता है इफेक्ट और एक वर्ड आता है अफेक्ट। इफेक्ट वर्ड नाउन होता है और अफेक्ट वर्ड वर्ब होती है। अब आप देखो यहाँ पर बिगिन टू के बाद वर्ब चाहिए आपको, वर्ब नहीं है, पहला वाला इनकरेक्ट। क्लाइमेट चेंज विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये सही हो सकता है। अब पीपल ऑफ द टाउन वर डीपली, ये अफेक्टेड होना चाहिए, वर्ब चाहिए। ऑल क्रिएचर्स आर इफेक्टेड, नहीं अफेक्टेड होना चाहिए, फिर सेकंड ही होगा। 98 में सेकंड, 99 में, अच्छा एक और छूट गया 99, देखो ये ब्रेक, BRA की मतलब ब्रेक लगाना हो गया, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन कॉस्ड बाय ब्रेकिंग, रैपिड, ओके ड्राइवर ब्रेक, ये करेक्ट आंसर होगा थर्ड। वन मोर क्वेश्चन, इनसाइट, इनसाइट मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक करना होता है। ही हैज अ डीप इनसाइट फ्रॉम वेरियस द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इनसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर, द रिसर्च गिव द एविडेंस टू इनसाइट द, ओके। अच्छा देखो 100 वाले में सिंस ही वॉज इनसाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक से डिसाइडेड टू कॉल आउट टू हिम। कॉल आउट मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना, इसलिए उसको डांटा, ये अप्रोप्रिएट मोस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका डी। देखो ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब आपका एक मन में डाउट होगा, अब बाकी के क्वेश्चन बहुत मतलब इजी ही हैं इसके बाद वाले, हालांकि जितने ट्रिकी थे वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो हार्डली शायद मेरे ख्याल से 10-20 क्वेश्चन अभी बाकी रह गए आपके, ठीक है। तो उनको अपने एंड से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की पूरे कराने की,
बट पीपीटी बनाने की वजह से बहुत टाइम लग गया, टाइम टेकिंग हो गया, दैट इज़ वाई वो स्किप हो गया। एनीवे फिलहाल मे बी इन 100 क्वेश्चंस में मे बी आपको एक आध क्वेश्चन में डाउट हो सकता है ना, क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं उनमें कई बार मेरा परसेप्शन क्या है और जो आंसर की है उसमें किस तरीके से दिया गया है ना, तो मे भी हो सकता है जैसे जिसमें S1 S6 वाले जो क्वेश्चन है जिसमें कंट्रास्ट कंट्राडिक्ट या फिर कोरोबरेट करने वाली वो जो बात बताई जा रही वहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।